जो किसी यूनिट के अंदर का जो कंटेंट है उसमें क्या क्या हमें देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मैंने आपको बताया था सिलेबस। उसका पीडीएफ भी मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, जो हमारा जनरल ग्रुप है जिसमें सभी लोग हैं। तो उसमें मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने जो नोट्स सॉरी जो सिलेबस का हमारा पीडीएफ है उसको भेज दिया था। क्योंकि हमारा क्लास इंग्लिश में होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होता है, ऐसे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको भेज दिया करूंगा। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा आपको, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, आज हमारा पहला क्लास है, और क्योंकि हमारा जो पहला यूनिट है वो टीचिंग का है, जो हमारा यूनिट 1 है वो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता का है। तो हम श्री गणेश भी उसी से करेंगे, यूनिट 1 से ही करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम है, अभी जुलाई है, आज 1 जुलाई है। तो 1 जुलाई से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आपको स्टार्ट करूंगा, ब्रीफ में बताऊंगा, कंपैरेटिवली एनालिटिकली जो भी चीज़ें उसमें हैं उसको हम करेंगे। एक बार हमारा जब टॉपिक खत्म हो जाता है, एक हफ्ते में एक यूनिट ऑलमोस्ट हमारा हो जाता है, तो उसके उसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करवाने लग जाता हूँ। आज तो क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं प्रीवियस ईयर नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन 2-3 क्लास के बाद जब आप थोड़ा बहुत हमारा टीचिंग 50% से ज़्यादा हो चुका होगा, तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी डेली बेस पे कराता हूँ। तो क्लास के स्टार्टिंग में 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं। 2-3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि 5 या 10 क्वेश्चन ही करते हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे क्या है गाइस कि क्वेश्चन और जो टॉपिक है वो साइमल्टेनियसली आपका कवर होता चला जाता है। तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि भाई हमें जो पढ़ना है और जो क्वेश्चन आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन आएगा, उस दोनों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारा बन जाता है। तो किसी प्रकार की कोई डाउट मतलब नहीं रहती है, सारा चीज क्लियर रहता है कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं उससे किस तरह का क्वेश्चन आएगा या किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं ओके इन अपकमिंग साइकिल। तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाती हैं। आप इस 1 घंटे के क्लास को डेली कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि पेपर 1 में इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं पर्याप्त मात्रा में आपको कंटेंट और पढ़ा भी देता हूँ। कंटेंट भी आपको मिल जाता है और पढ़ा भी देता हूँ इतना कि आपको बहुत ज्यादा प्रयास पेपर 1 के लिए नहीं करना पड़ेगा। पेपर 2 के लिए आपको करना चाहिए बहुत प्रयास, बट पेपर 1 में मैं आपको इतना समझा के बुझा के भेज दूंगा कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस आप 1 घंटे क्लास को अगर बहुत है ना बहुत अच्छे से सुन पाए, तो बहुत अच्छे से पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पेपर 1 आपका सिर्फ क्लास मात्र में रहने और सुनने मात्र से आपका पेपर 1 तैयार हो जाएगा। ये निश्चित पक्की बात है। तो गाइस अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा पहला क्लास है जिसमें मैं टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा गाइस यूनिट 1 है, आप देख सकते हो मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ साथ के साथ, है ना। मैं आपके साथ जो हमारा नोट्स है वो भी शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? स्क्रीन दिख रहा यस है? सर। यस सर। हाँ। तो गाइस टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। शिक्षण का मतलब पढ़ना पढ़ाना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है और जो आपके पास है, हम लोग आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक गैप होता है, इंटेलेक्चुअल गैप, या मान लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग का गैप, नॉलेज गैप। तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है, उस गैप को फील करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, मुझे कुछ ऐसा आता है जो आपको नहीं आता, इसलिए आप मुझे क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, ताकि मेरे और आपके बीच जो नॉलेज गैप है, जो एक्सपीरियंस का गैप है, जो इंटेलेक्ट का गैप है, वो गैप फील हो जाए। और इस गैप को फील होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो जितना आप मतलब, अब आप क्लास 9th में थे तो 9th के टीचर से पढ़ते जो 9th का आपको अच्छा पढ़ा दे, 10th में गए तो फिर उस तरह के कि भाई जो मेरे को 10th पढ़ा दे, फिर आप ग्रेजुएट। तो समय समय पे हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, अपने टीचर्स को चेंज करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारे नीड को फुलफिल कर दे। यूजीसी नेट करना है तो मेरे साथ जुड़ गए, आगे और कुछ करना होगा किसी और के साथ जुड़ जाइएगा। मतलब इट मीन्स कि आपको क्या है कि नॉलेज इकट्ठा करना है, आपको नॉलेज इकट्ठा करना है जहां से आपको मिले। ऐसे में टीचिंग क्या है गाइस? हेल्पिंग अदर्स टू लर्न, यानी हम इसमें क्या है ना, दूसरों को हेल्प करते हैं सीखने में। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्प ही तो कर रहा हूँ, एक गाइड के नाते, एक फैसिलिटेटर के नाते मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई ऐसा करो, जेआरएफ हो जाएगा, नेट हो जाएगा। फैसिलिटेट भी कर रहा हूँ, जहां फंस रहे हो, जहां डिमोटिवेट हो रहे हो, जहां दिक्कत आ रही है, समस्या, वहां आपको फैसिलिटेट भी कर रहा हूँ, चीजें आसान बना रहा हूँ जो आपके लिए टफ है।
जो आपके लिए हार्ड टू अंडरस्टैंड है उसको मैं क्या कर रहा हूं, इजी कर रहा हूं, है ना। तो ये एक टीचिंग का डेफिनेशन है। अगर हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें गाइस कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है, क्योंकि हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो कोई ना कोई उसका पर्पस होता है, हमारे लाइफ का भी पर्पस है, ऐसे ही टीचिंग का भी एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, रीजन होता है क्यों पढ़ रहे हैं। तो टीचिंग के क्या पर्पस है, पहला कि भाई नॉलेज डेवलप करना। आप जितना पढ़ोगे नॉलेज होता चला जाएगा, जितना नॉलेज होगा उतना आपका नाम होगा, उतना आप सक्सेसफुल होइएगा लाइफ में। स्किल डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग वगैरह, कई बार हम लोग ट्रेनिंग, कई बार क्वेश्चन भी आता है, लास्ट ईयर भी आया था, डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग, है ना। यानी कि टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर है। तो ट्रेनिंग क्या है इस स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब मुझे है कि भाई मैं लैपटॉप को रिपेयर करना सीखना चाहता हूँ, मेरा मेरा मन है कि मैं लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करूँ, मेरा मन है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करूँ, मेरा मन है कि मैं कार ठीक करना सीखूं, बाइक ठीक। तो दैट इज कॉल्ड स्किल। तो उसके लिए क्या है कि 3 महीना 4 महीना 5 महीने का एक छोटा सा ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। बट टीचिंग क्या है गाइस, टीचिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। टीचिंग में क्या है, सब कुछ आता है। टीचिंग में आपके इमोशन आते हैं, आपकी साइकोलॉजी आती है, आपका नॉलेज आता है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आता है। मतलब जब आप टीचिंग करते हो तो अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, टीचिंग में क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट आपको करना होता है। जबकि ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको ट्रेन करूंगा। अब आप मेरे से कम्युनिकेशन स्किल का क्लास लोगे, सर आप मुझे इंग्लिश सिखाओ बोलना, है ना, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आप मेरे को सिखाओ, तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश की 3 महीने की ट्रेनिंग दूंगा कि भाई आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ, एक्सप्रेसिव हो जाओ कि कैसे एक्सप्रेस करना है पब्लिक में। तो ये भी टीचिंग का ही हम कह सकते हैं कि एक टाइप है। स्टूडेंट को हेल्प करना, प्रॉब्लम समाधान हो जाए, बिहेवियर, बिहेवियरल एटीट्यूड यानी व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार में। टीचिंग लर्निंग का मतलब क्या है इसकी, अपने स्टूडेंट्स के व्यवहार में भी तो परिवर्तन लाना है ना साथ के साथ। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो उसमें एक इंटेंशन ये भी होता है कि आपको व्यवहार सिखाया जाए, है ना, कि भाई क्या एथिक्स है सोसाइटी में, किस तरह से हमें जीना है, कैसे सरवाइव करना है, मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या है, कैसे लोगों का मदद करना है, जो चीजें हमारी, जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी, उसको भी समझना है। तो ये चीजें भी टीचिंग से आती हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छे शिक्षक होना चाहते हो तो एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपका क्या गुण होना चाहिए। पहला कि आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो। जिस टीचर का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है ना, वहां पे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसे कई लोग हैं गाइस जिनको बहुत नॉलेज होता है, मैंने अपने लाइफ में भी देखा है गाइस कि कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर, जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, मतलब इतना नॉलेज है कि कहा नहीं जा सकता, विकीपीडिया है अपने, मतलब अपने आप में एक विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन क्योंकि उनका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो जो बोलते हैं समझ ही नहीं आता। तो ये गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा कम्युनिकेटर, इसलिए देखते हैं एक पद आता है ना, प्रवक्ता, जो 11th 12th पीजीटी पीजीटी का होता है उसमें पद का नाम क्या होता है, प्रवक्ता। मतलब प्रवक्ता का मतलब एक अच्छा स्पीकर। तो व्हाट आई मीन टू से कि गाइस आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपको स्टूडेंट को एड्रेस करना है, सैकड़ों की संख्या में बच्चों को एड्रेस करना है, तो बिना कम्युनिकेशन के नहीं होगा। पेशेंस होना चाहिए, टीचिंग में पेशेंस रिक्वायर्ड है, जो कि हम लोगों में बहुत कम है ना, पेशेंस। अब क्योंकि गाइस हर तरह के बच्चे हैं ना, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। अब इस क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, 100 लोग 100 माइंडसेट। अभी कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है बड़े अच्छे से कि हाँ भाई सर अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग मेरे को जज भी कर रहे होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि देख रहे हो ज्यादा चालाक बन रहे हैं सर। 100 खोपड़ी है ना, क्लास में एक खोपड़ी नहीं है, क्लास में कितना खोपड़ी है, 100। तो 100 खोपड़ी का मतलब 100 माइंडसेट। हो सकता है क्लास में कोई अभी ऐसी एक्टिविटी कर दे जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में टीचर के अंदर बहुत पेशेंस चाहिए, तभी आप टीचर बन पाइएगा। पता लगा कि थोड़ा इधर उधर हुआ और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर इंसल्ट भी होता है, आगे नाम खराब होता है ना, बहुत तरह की बात। तो पेशेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्वेश्चन के लिए एनकरेज करना। आपका स्टूडेंट किस किस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। मान लीजिए मैंने आपको क्लास करा दिया, क्लास के बाद या मान लीजिए क्लास के दौरान आपने क्वेश्चंस किए, तो जो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है ना, वो भी बहुत कुछ बयां करता है। अगर स्टूडेंट की पकड़ अच्छी हो गई टॉपिक में तो फिर तो वो आपसे क्वेश्चन दागेगा, अच्छे क्वेश्चंस दागेगा वो, फिर अच्छे कि सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे होता है, सर ये बताओ। तो बच्चों का जो क्वेश्चन होता है ना, उससे भी आप जज कर सकते हो कि क्लास कैसा है। अच्छा, टीचर जो है मोटिवेटिंग होना चाहिए। अब पता लगा मैं खुद निराश हूं, अपने जीवन से खुद निराश हूं, तो मैं आपको क्या मोटिवेट करूंगा। तो टीचर, एक ऐसा टीचर का मतलब है कि मोटिवेटिंग,
इंस्पिरेशनल, जिससे पढ़ करके, जिससे मिल करके लगे कि यार मुझे कुछ करना है ना। तो टीचर के साथ ये भी थोड़ा होता है, क्योंकि बच्चों का काफी एक विश्वास हो जाता है उनपे। इसके अलावा आपका नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए समय समय पे। आप अब देखते हो आज के टाइम पे कितना पढ़ना पड़ता है। अब तो टीचर्स को बहुत काम होने लग गया। पहले के टाइम पे टीचर्स में, खास करके कॉलेज के जॉब्स में, बहुत लिमिटेड क्लासेस होती थी, काम बड़ा लिमिटेड होता था। पहले के टाइम पे हफ्ते में बस 3 से 4 दिन कॉलेज का क्लास चलता था, वो भी दिन में 1 से 2 क्लास होता था। प्रोफेसर उतना टेक्निकल वर्क नहीं था, तो उसमें होता था कि प्रोफेसर अपनी स्टडी करें, बैठे हैं लाइब्रेरी वगैरह, है ना। अब आज के टाइम पे वर्कलोड बहुत हो गया, बट फिर भी टीचिंग का मतलब है गाइस, आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा। जो टीचर लाइफ टाइम पढ़ेगा ना, उसी का सम्मान रहेगा, उसी को बच्चे पसंद करेंगे, ये जान लीजिए आप। अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज आप समय समय पे अपडेट कर रहे हो, कुछ नया नया कंटेंट नॉलेज ऐड कर रहे हो, तभी तो आप नई चीज बताओगे ना स्टूडेंट को। तो नॉलेज अपडेट तभी होगा जब आप डेली बेस पे आप भी पढ़िएगा। आप लोग तो मान लीजिए नेट जैसे, मुझे भी दिन भर में 2 घंटे 1 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा लाइब्रेरी में बैठ के या घर पे, कि भाई मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ नई बातें क्या बता सकता हूँ। तो लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा आपको। टीचर, डॉक्टर और एडवोकेट, ये 2-3 प्रोफेशन ऐसा है कि मरते दम तक, जब तक आप करियर में जिंदा है ना, तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टिक पाइएगा इन फील्ड में, नहीं तो आप टिक नहीं पाओगे। ठीक है। इसके बाद गाइस, इसमें एक टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में हमारा क्या होता है ना, कि 3 अलग अलग लेवल्स बताए गए, यानी कि शिक्षण का जो है ना स्तर है, छोटा स्तर, मझला और फिर बड़ा, सबसे उच्च स्तर। तो जैसे मान लीजिए गाइस कि कोई छोटा बच्चा है, यानी जो कोई प्राइमरी क्लासेस का है, क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है, प्राथमिक प्राथमिक कक्षा में है, तो उसके लिए क्या होता है, मेमोरी लेवल, जिसको हम स्मृति स्तर कहते हैं। स्मृति स्तर मतलब चीजों को रिमेंबर कराना, है ना, रोट लर्निंग जिसको बोलते हो ना। छोटे क्लासेस में हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है, कि बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे दें, ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग बता दें, ज्यादा से ज्यादा वर्ड बता दें, कि उसके दिमाग में ना एक मतलब मेमोरी में बहुत सारी चीजें आ जाए, आगे चल के फिर उसी को वो यूज करेगा, क्योंकि उसका बेस अच्छा हो जाएगा। क्योंकि छोटे एज में क्या होता है ना, बच्चे ज्यादा चीजों को जितना उसको दिखाओगे ना, उतना वो सीखता चला जाएगा। काफी उस टाइम उसकी मेमोरी बड़ी फास्ट होती है छोटे छोटे एज में। उसको पोम याद कराइएगा तो पोम याद हो जाएगा, जो फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, वर्ड मीनिंग, वॉट एवर। तो ऐसे में गई छोटे, अच्छा छोटे क्लासेस में बच्चों के अंदर उतनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हुई होती, छोटे बच्चे हैं। तो वहां पे क्या है गाइस, कि मेमोरी लेवल में हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा चला जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों की समझ आ जाए और माइंड में, उनकी मेमोरी में आ जाए, है ना। तो ये होता है छोटे क्लासेस में। फिर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या होता है गाइस, ये बीच का स्तर है, मेमोरी लेवल के बाद, स्मृति स्तर के बाद शिक्षण का बोध स्तर। इसमें क्या है कि जैसे आप मान लो क्लास 5 के बाद 6 में आ गए, 7 में आ गए, थोड़ा बड़ा हो गया क्लास, क्लास में थोड़े बड़े हो गए आप, फिफ्थ या फिफ्थ के बाद, तो शिक्षण का बोध स्तर, जहां पे आप अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा, कॉम्प्रीहेंशन। इसलिए आप देखते हो क्लास 6 में हम लोग का कॉम्प्रीहेंशन आने लग जाता था। अगर आपको याद हो स्कूल लाइफ थोड़ा बहुत, अगर आप याद है, तो जब हम लोग क्लास 5 या 6 में जाते थे, तो कॉम्प्रीहेंशन एक 5 नंबर 10 नंबर का आता था, इंग्लिश में या हिंदी में, संस्कृत में भी आता था। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, हमारा भी यूजीसी नेट में एक यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या है, कि आप खुद से पढ़िए और खुद से पढ़ करके खुद से आंसर करिए। कॉम्प्रीहेंशन में कोई आपकी मदद नहीं करता है। कॉम्प्रीहेंशन में माने गद्यांश को आप खुद से पढ़ो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ो, समझो, और नीचे जो 5 क्वेश्चन है उसका आंसर खुद से करो, बाय योर ओन। तो क्वेश्चन का आंसर आप कब करिएगा, जब समझ में आएगा पैसेज, तभी ना। जब गद्यांश आपको समझ में आएगा तभी ना उसका आंसर आप कर पाएंगे। तो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो खुद से पढ़े और समझे, उसको सेंटेंस का मतलब खुद से पता लगे, हाँ भाई ये सेंटेंस ये कह रहा है, ये वर्ड ये कह रहा है, इसका ये मीनिंग है ना। इसके साथ ही साथ गाइस, एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी भी आती है बच्चों में समय के साथ। जब आप एक बार कोई चीज समझ जाइएगा तो एक्सप्लेन भी कर दोगे। अगर आपको टीचिंग समझ में आ गया, तो एक्सप्लेन करने में आपको क्या दिक्कत है, एक्सप्लेन भी कर दोगे। जब समझ गए तो व्याख्या भी आप कर ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। और इसके बाद जो सबसे हायर लेवल है, जिससे क्वेश्चन भी आता है हमेशा, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पे हम और आप हैं अभी कॉलेज, मतलब बड़े क्लासेस में, यानी कि आफ्टर 10th 11th, है ना, या ग्रेजुएशन, कॉलेज लेवल, रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील स्तर, जहां पे कहीं मेन आपका क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में क्या होता है, प्रॉब्लम भी खुद ढूंढते हैं और उसका सॉल्यूशन भी खुद ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम भी ढूंढना है और समाधान भी ढूंढना है।
टीचर बस एक मेंटोर के तरह आपके साथ है, कि मैं आपको बस एक मेंटोर की तरह हूँ, पथ प्रदर्शक के नाते हूँ, कि मैं बस बता रहा हूँ कि भाई ये पढ़ लो, करना आपको ही है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो ऐसे में चिंतनशील स्तर का मतलब होता है गाइस डीप थिंकिंग, कि किसी विषय के बारे में कितना डीप आप सोच पा रहे हो, कितना गहन आप सोच पा रहे हो, कितना एनालिसिस कर पा रहे हो, कितना आप उसको क्रिटिसाइज यानी क्रिटिकली उसको समझ पा रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि कॉलेज रिसर्च का लेवल है। नई नई चीजों को, नए नए प्रिंसिपल, नए सिद्धांतों को बताना, पता लगाना, तो रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये तीन स्तर होते हैं गाइस, तीन स्तर। चौथा चौथा भी एक होता है हालांकि, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। चौथा भी एक है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, यानी स्वायत्त विकास स्तर। इससे भी क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल का मतलब होता है कि जहां पे गाइस आप, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, जो सपोज करो कि अब आप एक दिन में 50 लोगों से मिलते हो, बैठते हो, बात करते हो, घर में बात करते हो, समाज में जाते हो, पड़ोस में जाते हो, तो कई चीजें ना ऑटोमेटिकली हम लोग सीखते हैं। हमें कैसे बात करना है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे चाय पीना है, कैसे दोस्ती करनी है, कैसे फॉर्मल रहना है, कैसे इनफॉर्मल रहना है, कैसे बिहेव करना है। कुछ चीजें हम लोग नेचुरली सीखते हैं अपने समाज से, अपने परिवार से, स्कूल जाते हैं, दोस्त मित्र के, तो कुछ चीजें नेचुरली सीखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे में डेवलप हो जाता है। दैट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, स्वायत्त विकास, जो कि आप खुद से इंडिपेंडेंट होकर के सीखते हो, उसमें आपको कोई सिखाता नहीं, खुद से सीख जाते हो। अब आपका जैसा ग्रुप होगा, उसी तरह से आपके जैसे दोस्त होंगे, वैसे आपका भी बिहेव होने लग जाएगा। आप जिस प्रकार के परिवार से आते हो, उसी तरह से आपका भी स्वभाव और व्यवहार हो जाएगा। तो ये चार हम कह सकते हैं गाइस, मोटे तौर पे ये टीचिंग के चार लेवल्स हैं, चार शिक्षण के स्तर हैं। इससे क्वेश्चन इस बार भी आया था, हमेशा आता है, ठीक है। इसके बाद गाइस कुछ टीचिंग के ना गोल्डन रूल्स हैं। जब हम शिक्षण की बात करते हैं ना, तो शिक्षण के ना कुछ गोल्डन रूल्स है, मतलब कि आपको टीचिंग कैसा कराएं कि बच्चे आपसे खुश रहें। आप टीचिंग माने शिक्षण कैसा कराओ कि जो आपका स्टूडेंट है वो आपसे खुश रहे, माने सेटिस्फाइड रहे, उसको लगे कि यार मुझे एक एक बात समझ आ रही है, इससे कोई डाउट नहीं है, हर चीज क्लियर हो रहा है। तो ऐसे में कुछ फॉर्मूला है, कुछ मैक्सिम है, टीचिंग के कुछ सिद्धांत हैं, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो क्लास है वो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और काफी इफेक्टिव भी होगा, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट होगा। पहला कि नोन टू अननोन, हमेशा बच्चों को कभी भी अननोन चीज से पढ़ाने से लेके आप नोन चीज, जैसे मान लो कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो टॉपिक में वो चीज पहले बोलो जो बच्चों को आता है, जो आपके स्टूडेंट्स को आता है, जो जो इजी, जिसको कहते हो ना इजी टू कॉम्प्लेक्स। अब सपोज करें कि मैं टीचिंग पढ़ा रहा हूं, तो क्यों ना मैं आपको पहले टीचिंग के बारे में थोड़ा बेसिक बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा बेसिक आप जैसे ही जानिएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं आपको, मान लो कि सपोज करो कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स थोड़ा टफ है हमारे लिए, बट उसमें मैं अगर आपको थोड़ा बेसिक बताऊं शुरुआत में, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली आप टफ चीजों को भी सीखना शुरू कर दोगे। बट इसके उलट मान लीजिएगा इसकी क्लास की स्टार्टिंग मैंने डिफिकल्ट से की, ऐसा स्टार्ट किया जो मतलब सर के ऊपर से जा रहा है, तो शुरू में ही आपको लगेगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ो मैं नहीं पढ़ रही, मेरे बस का नहीं है ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी क्लास के अंदर नोन टू अननोन, यानी जो चीजें आती हैं पहले वो बताओ, थोड़ा बच्चों में कॉन्फिडेंस लाओ, उसके बाद थोड़ा टफ टॉपिक की तरफ लेके जाओ जो बच्चों को नहीं आता। ऐसे ही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वही बात हो गया, पहले साधारण फिर कॉम्प्लेक्स, मतलब टफ जटिल विषय। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना, पहले कॉन्क्रीट का मतलब हो गया कि पहले पूरा समरी बताओ, उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाओ। एक होता है ना कि मैंने पूरा कहानी आपको बता दिया, कहानी से क्या हुआ, जैसे मान लो कि आप में से कई लोग लिटरेचर के हैं, आप में से कई ज्यादातर लोग लिटरेचर के होंगे, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। अब मान लो गाइस कि कोई उपन्यास है 500 पेज का, उस उपन्यास का मैंने आपको थोड़ा बहुत समरी बता दिया, पहले ही मैंने उस उपन्यास का क्या किया, समरी बता दिया कि हाँ भाई ये इसका साथ। उसके बाद जब आप उस नॉवल को पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने आपको समरी बता दिया कि इसमें ये है, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। बेटर कि मैंने आपको डायरेक्ट कोई उपन्यास दे दिया और कहा कि ये पढ़ो और मुझे इसका रिव्यू बताओ क्या है इसमें। फिल्म फिल्म आने से पहले ट्रेलर आता है, कोई भी मूवी जब आती है तो उससे पहले देखते हो 2 मिनट का ट्रेलर आता है, वही ट्रेलर को पूरा फेमस किया जाता है, पहले उस ट्रेलर का खूब प्रचार किया जाता है, और उस ट्रेलर में उस फिल्म का जो मेन मेन एक्शन रोल है ना, उसको डाला जाता है, ताकि जो ऑडियंस है उसको लगे कि यार चलो चल चल के देखते हैं आखिर इसमें है क्या। ऐसा होता है ना, ट्रेलर आपने देखा होगा किसी ना किसी मूवी का, कोई सी मूवी का ट्रेलर, तो ट्रेलर क्यों आता है, ताकि ऑडियंस को पता लग जाए भैया इस मूवी में क्या मसाला है।
और ऑडियंस के बीच एक क्यूरियोसिटी जग जाए कि यार चलो देखते हैं कि क्या इसमें है क्या, तब जाके हम लोग आईलेक्स या मूवी हॉल जाते हैं, फिल्म देखते हैं पूरा कि अच्छा ये था क्या। तो वही पढ़ाई में भी है, पहले एक पूरा आइडिया दे दो, उसके बाद आप एक एक पॉइंट को डिफाइन और डिटेल में जाइए, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो ये गाइस मैक्सिमम माने फॉर्मूला है। अगर आपको टीचिंग को बेहतर बनाना है तो इस तरह की चीजों को आप करेंगे तो क्या है कि आपके स्टूडेंट्स आपसे हमेशा संतुष्ट रहेंगे। उनको लगेगा कि यार यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, चाहे कितना भी टफ या कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, मुझे आ जाएगा समझ। आप एक विश्वास भी आपके प्रति बढ़ेगा स्टूडेंट्स के मन में। इसके बाद गाइस टाइप्स ऑफ लर्नर आता है, यानी लर्नर मतलब लाइक वी ऑल आर लर्नर हियर, हम सभी लोग यहाँ क्या अध्येता छात्र हैं। तो लर्नर के भी कई सारे टाइप्स हैं। जैसे एक होता है विजुअल, जहां पे हम गाइस चीजों को देख करके सीखते हैं। जैसे कोई वीडियो चल रहा है, वीडियो देख रहे हो, देख करके सारा चीज आपके माइंड में जा रहा है, अच्छा ये है ना, विजुअल्स चलता है ना। जैसे टेलीविजन है, यूट्यूब है, कई सारे फिल्म वगैरह, जहाँ पे चीजों को देखते हो, देख देख करके दिमाग में सारी चीजें आपकी जा रही है। एक होता है ऑडिटरी, जैसे अभी मेरे को सुन रहे हो, आप सुन रहे हो ना, सुन करके चीजें आपके माइंड में जा रही है, नॉलेज आपका बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी विकसित हो रही है। एक होता है काइनेस्थेटिक, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, कोई चीज को करके सीखना, जैसे को कहते हो ना प्रैक्टिकल लर्निंग। अब आप बीएड वगैरह करते हो, देखते हो 1 साल का आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है। पहले बीएड 1 ही साल का होता था 2013 तक, 2013 तक बीएड वाज ऑफ 1 ईयर ओनली। उसके बाद बीएड को बहुत लोग करने लग गए, बीएड तो कर दिया 2 साल। अब 1 साल आप शायद पढ़ते हो और एक साल या 6 महीना का किसी स्कूल में जाकर पढ़ाते हो। क्यों पढ़ाते हो, क्यों ये करिकुलम आया? ताकि गाइस स्कूल में पढ़ाने से पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए। स्कूल में जब आप जॉब करने जाइएगा उससे पहले ही 6 महीना का आप ट्रेनिंग कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपको पेडागोजी पता लग जाए, आपको मेथड्स पता लग जाए कि वहां जाके आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए ना 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग जोड़ दिया 9 महीना का। तो लर्निंग बाय डूइंग, किसी भी काम को करिएगा तो परफेक्ट हो जाइएगा। अब मान लीजिए कि एमएस एक्सेल, जैसे सपोज करो कि मुझे आज बहुत सारे मार्क्स अपलोड करने थे, बहुत सारे मार्क्स मुझे, अब मार्क्स को एमएस एक्सेल पे करना है। अब हम लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, इंग्लिश हिंदी तो उतना ज्यादा इंटरनेट आईसीटी आता नहीं। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और ये सब थोड़ा मतलब टफ है मेरे लिए, तो खैर टफ है थोड़ा, मतलब आता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आता। अब मान लो कि 50-100 बच्चों का आपको करना है एमएस एक्सेल पे, एकदम प्रॉपर फॉर्मूला लगा के सारे नंबर्स को जोड़ना है, कैलकुलेट करना है, परसेंटेज वगैरह होता है ना सब कुछ सीट पे। बट गाइस कोई आपको एक बार प्यार से बता दे, कोई आपको प्यार से सिखा दे कि देखो ऐसे ऐसे फिल कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, कंट्रोल प्लस एस दबाइएगा। इट मीन्स आपको कोई बिठा के बता दे और एक बार करवा दे, उसके बाद आप नहीं कर लोगे। जो चीज आपके लिए बहुत टफ है वही चीज अगले मिनट आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को सिखाने लग जाओगे। हाँ, लेकिन आपको सिखाने वाला व्यक्ति वैसा होना चाहिए। अब एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल पे बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारे मार्क्स हैं, उसको ऐड करना, उसका परसेंटेज निकालना, बहुत सारे उसको। अब उसमें कोई आपको बता दिया, एक बार आपने खुद से किया, 2-4 करते करते आप उसमें जिससे आपको डर लग रहा था उसमें आप मास्टर हो गए। यही फॉर्मूला है ना, लर्निंग का फॉर्मूला यही है कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है ना, कोई अगर आपको बता दे, कोई सिखा दे और उसको एक आध बार खुद से अगर आप कर लो तो भैया फिर पता लगेगा, आप वो चीज दूसरे को सिखाने लग जाओगे। तो ये बहुत जरूरी होता है, लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक। इसलिए आजकल प्रैक्टिकल लर्निंग पे बल दिया जा रहा है कि भैया बच्चों को थ्योरी तो पढ़ाओ लेकिन थ्योरी से ज्यादा उनको करने के लिए बोलो, क्योंकि करोगे तो आपका क्या है, डर खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जो फोबिया है ना, दैट विल कम टू एन एंड, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। रीड एंड राइट, पढ़ना जो ट्रेडिशनल मोड में है, रीडिंग राइटिंग, लिख लिख के पढ़ना। तो ये अलग अलग लर्नर के टाइप्स होते हैं। अब आप किस तरह के लर्नर हो वो आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह के लर्नर हो, कैसा लर्निंग पसंद करते हो, विजुअल या काइनेस्थेटिक, है ना, या रीड और राइट, ऑडिटरी। अब गाइस हम लोग आते हैं टीचिंग के मेथड्स। देखिए टीचिंग के कई सारे मेथड्स हैं गाइस, पढ़ाने का बहुत सारा विधि है, तरीका है। कोई तरीका आसान हो सकता है, कोई तरीका बहुत आसान नहीं हो सकता है। तो टीचिंग के कई सारे मेथड्स हैं। पहला होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मतलब क्या है, पारंपरिक तरीका है ये, यहाँ पे गाइज आप टीचर आए, क्लास जैसे पहले होता था। पहले मतलब जब इतना ऑनलाइन और इतना बोर्ड्स वगैरह नहीं थे, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं था ना 10-12 साल, तो उस टाइम पे क्या होते थे, इमेजिन मतलब याद करिए बचपन में क्या होता था। टीचर आते थे, बुक लेके ही आते थे। जब आप लोग भी 7th 8th 9th 10th में होंगे, आज से 10 साल पहले,
स्मार्ट बोर्ड नहीं था क्लासरूम में, तो क्या होता था, टीचर आते थे, अपना बुक अपना नोट्स लेके आते थे और कहते थे जी सब लोग टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट कॉपीज। और वो क्या करते थे, बुक से पढ़ना शुरू करते थे और कहते थे जी आप लोग भी अंडरलाइन करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही होता था, टीचर स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक होता था, टीचर बोलता जाता था, स्टूडेंट लिखता जाता था, यही होता था। तो लेक्चर मेथड, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर बात कर रहा है या टीचर क्या कर रहे हैं, किताब देख के या बिना देखे चीजों को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, यही होता था ना लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि, या अभी भी कई सारे लेक्चर्स हमारे होते हैं ना, कई सारे लेक्चर्स होते हैं जिसमें कोई बड़े शिक्षाविद आए, उन्होंने किसी विषय पे धारा प्रवाह बहुत सारी बातें बताई, हमने क्या किया, पेन पेपर पे नोट कर लिया कि अच्छा ये बातें। लेक्चर होता ही रहता है किसी ना किसी टॉपिक पे, ये भी एक अच्छा तरीका है पढ़ाने का। पहले के टाइम पे यही एक बहुत पॉपुलर मीन्स था। अब आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है वो मतलब मैटर करता है कि आप कैसे किसी टफ टॉपिक को भी कैसे पढ़ा रहे हो या इजी को कैसे पढ़ा रहे हो। आपका मेथड अच्छा होना चाहिए तो समझ में आती है बात। डिस्कशन, अब क्या है गाइस, थोड़ा ये समय के साथ चीजें बदली। अब क्या स्टूडेंट खुद आपस में भी डिस्कस करके सीख लेते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो ग्रेजुएशन का जब एग्जाम होता था ना, तो एक एग्जाम में मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में या मास्टर्स अभी आप लोगों ने किया, तो एक सेमेस्टर में कम से कम 4 से 5 पेपर होता है। जैसे मैं इंग्लिश से हूं, तो मेरा पेपर क्या होता था कि अप टू रेस्टोरेशन कॉमेडी, चौसर टू रेस्टोरेशन। एक होता था आपका लिटरेरी थियरी, ऐसा लिटरेरी। अब ऐसे ऐसे पेपर्स होते थे, इस पेपर में कम से कम 10-12 आपके मतलब ऑथर्स हैं, क्रिटिक हैं, उसको पढ़ना है। तो कई सारे, अब मान लीजिए क्लास में 50 में से 5-6 बच्चे तो पढ़ने वाले होते हैं जो डे 1 से पढ़ते हैं नॉवेल्स एंड ऑल। बचे हुए 30-35 का हिसाब ऐसा होता है कि जब परीक्षा आएगा देख लेंगे, जब युद्ध होगा तो देख लेंगे कहां से हथियार लाना है। जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन 50 में 5-10 ऐसे होते हैं जो डे 1 से वो अपना रूटीन मेंटेन करते हैं, ऐसे 5-10 ही होते हैं। रिमेनिंग तो ऐसा होता है कि भाई जब एग्जाम आएगा 2 दिन पहले देखेंगे जो होगा। तो ऐसी स्थिति में गाइस डिस्कशन मेथड मैं क्यों बता रहा हूं कि जब हमारे ग्रेजुएशन में एग्जाम होता था ना, तो कई सारे मेरे जो, जैसे हम लोग क्लास में थे, तो कई सारे स्टूडेंट्स थे वो पढ़ते थे, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते थे। तो अच्छा, मेरी आदत क्या क्या थी कि मैं मतलब पढ़ लेता था, इट मीन मान लीजिए जो भी नॉवेल्स वगैरह। तो एग्जाम से 2 दिन पहले मैं अपने रूम से गायब हो जाता था, क्योंकि अगर मैं गायब नहीं होता तो क्या करते थे, क्योंकि हम लोग जैसे कॉलेज के आसपास सब लोग रहते थे, आउटसाइडर थे। अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा दोस्त सामने वाले घर में रह रहा है, और एक दोस्त उधर रह रहा है, मतलब एक ही मोहल्ले में सब रह रहा है। कॉलेज के पास ऐसे ही होता है, जब आप बाहर पढ़ने जाते हो तो ऐसे ही होता है, एक मोहल्ले में अलग अलग घर में सब लोग रेंट पे रह रहे हैं। तो एग्जाम से 1 दिन पहले क्या होता था कि मुझे किडनैप कर लिया जाता था, मुझे ही नहीं, मेरे जैसे 2-4 और थे जिसको किडनैप कर लिया जाता था। किडनैप करके किसी चीज से, मतलब मान लिया कि किसी का बड़ा फ्लैट है, किसी मित्र का फ्लैट जो है वो बड़ा है, वहां पे 4-5 लोगों को किडनैप करके रखा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो पहले से सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनको क्या किया गया, एग्जाम से 1 दिन पहले उठा लिया जाता था कमरे से। 2-4-5 लोग आए, अब दोस्त हैं, मजाक मजाक नहीं, आपको किडनैप मतलब उठा के और जाके रूम पे रस्सी से मतलब बांध दिए, या कुछ ऐसा कर दिया कि आप भाग ना पाओ, कुछ ऐसा कर दिया कि आप जैसे आप दरवाजा लगा कुछ भाग ना पाओ। उसके बाद आपको खाना पीना हर तरह का, सुबह का नाश्ता मिल रहा है, दोपहर का भोजन मिल रहा है, शाम में चाय मिल रहा है, रात में खाना मिल रहा है, वो भी जो आप बोल रहे हो वो आपको मिल रहा है। लेकिन शर्त यही है कि भैया जितना नॉवेल है सबकी समरी बैठो और कहानी की तरह बता दो। जैसे साहित्य में तो यही होता है ना, लिटरेचर में क्या होता है, या तो नॉवेल्स होंगे या तो किसी का कोई वर्क होगा। तो उन लोगों का डिमांड यही होता था कि जितने वर्क्स हैं उसका जल्दी जल्दी समरी बस बता दो। 2 दिन जो खाना है, पनीर खाना है पनीर, चाय कॉफी बिस्किट, नॉनवेज, जो जो वॉट एवर यू लव टू ईट, वो चीजें बना के। और तो डिस्कशन मेथड, अब मान लीजिए कि एग्जाम से 1 दिन पहले मैंने आपको सारी समरी बता दी, पास तो हो ही जाओगे, पास होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 70 में 40 नंबर तो आ जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत लिखना आता है तो, इतना तो मार्क्स मिल जाता है सब। तो डिस्कशन मेथड भी हो सकता है। हालांकि ये तो मैंने एक मजाक में आपको बोला है, मतलब ये चीज, लेकिन डिस्कशन एक अच्छा तरीका वैसे है, खास करके वैसे टॉपिक के लिए जो टफ होता है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ऐसा विषय जो मान लीजिए जटिल है, अब उसको क्या किया हमने, आपस में 10 लोगों का ग्रुप बना के सबको कह दिया जी ये पढ़ लो, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब मैंने कुछ बताया, आपने वही टॉपिक जो टफ था वो आसान हो गया, क्योंकि 10 लोगों ने 10 तरीके से समझाया ना, 10 लोगों ने। तो डिस्कशन मेथड ये एक अच्छा मेथड है और ऐसा हमें करना चाहिए।
एग्जाम के करीब आए तो डिस्कशन हमें करना चाहिए, क्योंकि जो मुझे आता है हो सकता है आपको ना आए, जो आपको आता है हो सकता है वो अंकित जी को ना आए, अंकित जी को उपासना, तो सभी में ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ नॉलेज का गैप है, तो वो हम फील कर सकते। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, चीजों को दिखाना, जैसे हम लोग आजकल प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, पहले टाइम पे तो जाके देखते थे ना, जैसे कहीं चले गए वहां जाकर के हमने देखा कि भाई ऐसा है ना, महल वगैरह देख लिया या खेतों को देखा, या जो भी आप किताब में पढ़ते हो वो कहीं तो है। अब वहां नहीं, फिजिकली नहीं जा सकते, तो आजकल स्मार्ट बोर्ड है, उस पर इंटरनेट की मदद से देखिए सारा, कि जो पढ़ रहे हो उसको देखो भी साथ के साथ, जो पढ़ रहे हो वो साथ के साथ देखो भी कि क्या मामला है। तो डेमोन्स्ट्रेशन, चीजों को दिखाना, जो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ देखो भी अगर अवेलेबल है तो। प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि एक आजकल ये भी चलने लग गया ना कि हर क्लास में प्रोजेक्ट मिलता है। इससे क्या है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो खुद से बनाते हो। आपको मैंने किसी टॉपिक पे दे दिया, भैया असाइनमेंट लाना, प्रोजेक्ट लाना, तो खुद से मेहनत करोगे ना, खुद से मेहनत करिएगा तो अच्छा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये अलग अलग तरीके हैं। इंटरेक्टिव मेथड, जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो स्मार्ट बोर्ड वीडियोस के थ्रू, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशंस, तो इंटरेक्ट करना मतलब आप भी, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है और टीचर भी दोनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। अलग अलग मेथड, किसी भी मेथड को आप चूज करके और आप अपने टीचिंग को पढ़ा मतलब कैरी ऑन कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। ये करीब 5-6 मेथड्स हैं, सारे बड़े प्रभावशाली तरीके हैं पढ़ने पढ़ाने के, तो इसको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस एक होता है टीचिंग एड, शिक्षण की सहायक सामग्री। अब आज के टाइम पे गाइस इतने सारे एड्स आ गए ना, इतने सारे मतलब हेल्पिंग मटेरियल आ गए कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप टेक्निकली एम्पावर्ड हो ना, तो क्या करने की जरूरत है, क्लास में जाइए, एक मतलब कि पीपीटी बना लीजिए, पीपीटी बना के स्मार्ट बोर्ड पे चला दीजिए, बच्चे खुद होशियार हैं, वो सारा देख के समझ जाएंगे क्या मामला है। आप नहीं भी पढ़ाइएगा तो वो हो सकता है कि समझ जाए नोट्स, और नहीं तो लिख लेंगे हाँ सर ने ये बता दिया। कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो टीचिंग एड्स है ना, सब कुछ प्रोजेक्टर पीपीटी वगैरह बना लो, या ऐसा जैसे मैंने नोट्स अभी बना लिया, अब नोट्स भी आपको मैंने शेयर कर दिया और मैं बोल भी रहा हूँ, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख भी रहा है, तो दोनों तरीके से आप समझ रहे हो, जो बोल रहा हूँ वो भी समझ रहे हो और नहीं तो साथ साथ देख भी रहे हो। टीचिंग एड्स में पहले क्या आता था, ऑडियो विजुअल में, जैसे चार्ट पेपर, पहले जब पहले इंटरनेट नहीं था, स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो हम लोग चार्ट पेपर पे बनाते थे ना, बड़े बड़े पेपर्स होते थे, उस पे हम लोग ड्राइंग डायग्राम वगैरह बना के बच्चों को दिखाते थे। जब आप छोटे क्लासेस में होंगे तो आपको, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना, चार्ट पेपर वगैरह पे होता था। अब क्या हुआ, समय के साथ स्मार्ट बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया, यूट्यूब आ गया, वीडियोस इतने सारे आ गए, तो उसके थ्रू हम लोग कर लेते हैं पीपीटीज। अब आज के टाइम पे पीपीटी बनाना मैक्सिमम लोगों को नहीं आता हो क्लास में, पक्की बात मैं कह रहा हूँ। मैं लिख के साइन कर सकता हूँ कि इस क्लास का 90% विद्यार्थी पीपीटी नहीं बना पाएगा। कितने लोगों को पीपीटी बनाना आता है गाइस वैसे, ईमानदारी से हैंड रेज करिए तो, कितने लोग ऐसे हैं जो पीपीटी बना लेंगे बिना किसी के मदद के। आकाश जी तो खैर पत्रकार हैं, बना ही लेंगे आप। अच्छा 7 लोग, अच्छा 10-12 लोग हैं जो बना सकते हैं, 10-12 लोग हैं जो आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 95, 10-12 लोग ऐसे हैं या 15 मान के चलते हैं जो बना सकते हैं पीपीटी बिना किसी के मदद के। यानी कि मान लो कि 100 में 15 का मतलब क्या, मुश्किल से 20% ऐसे विद्यार्थी हैं, 20% ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स, जो कि हु आर लाइक वेरी मच कंफर्टेबल मेकिंग पीपीटी, बाकी रिमेनिंग को नहीं आता। तो आज के टाइम पे गाइस अगर आपको टीचिंग में आना है तो ये सब सीख लीजिए, पीपीटी बनाना सीखना चाहिए आपको, एक दिन में सीख जाएंगे आप। यूट्यूब पे तो सीख ही सकते हो ना, पीपीटी के थ्रू ही आजकल पठन पाठन सब आजकल इसी के थ्रू होता है। तो पीपीटी बनाना, पीपीटी के थ्रू आप पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन क्विज मैं भी सिखाऊंगा आपको, विद टाइम सिखाऊंगा आपको, मतलब मैंने बोला यूट्यूब वगैरह के थ्रू हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये गाइस अलग अलग हम कह सकते हैं टीचिंग के एड्स हैं। मतलब पीपीटी बनाने से मैंने क्या बोला, अब मान लो कि मुझे एक यूनिट पढ़ाना है, यहाँ तो चलो मैं आपको एक एक चीज को मतलब बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मान लो यही चीज मुझे कॉलेज में पढ़ाना होता, और मुझे कॉलेज में क्या है 30 लेक्चर्स मिलते हैं, एक सेमेस्टर में 30 लेक्चर है, अब 30 लेक्चर है, मुझे 10 यूनिट कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूंगा वहां पे, एक एक यूनिट में कितना दिन दूंगा, जैसे 2 से 3 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, क्योंकि कुछ यूनिट में ज्यादा टाइम लगता है ना। तो वहां पे गाइस मैं इतने बारीकी से नहीं पढ़ाऊंगा। अगर यही चीज मुझे कॉलेज में पढ़ाना होता तो मैं क्या करता पता है, मैं पीपीटी बना लेता, और पीपीटी बना के 1 घंटे में आधा मतलब 50% टीचिंग एक दिन में उड़ा देता, फिर अगले दिन 50% जो बचता उसको उड़ा देता।
आपको हो सकता है समझ आए कुछ ना भी आए, लेकिन मैं अपना काम कर देता। ऐसे ही होता है कॉलेज वगैरह में, ज्यादातर ऐसे ही होता है, क्योंकि उसमें लेक्चर्स लिमिटेड है। 30 लेक्चर का पूरा एक सेमेस्टर होता है, क्रेडिट होता है ना। अब 30 लेक्चर में आपको पूरा करना है, तो उस हिसाब से पीपीटी या ऐसे एड्स आपको मदद करते हैं कि जल्दी जल्दी करा दो, करा के पीपीटी और नोट शेयर कर दो, स्टूडेंट खुद पढ़ लेता है ना। तो ये सब भी तरीके हैं, ये अच्छा भी वैसे तरीका है। इसके बाद गाइस हम लोग आते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में कई सारे अंतर है। टीचिंग लर्निंग में अंतर की अगर हम बात करें तो जैसे टीचर सेंटर्ड, दो तरह के टीचिंग होते हैं, एक होता है टीचर सेंटर और एक होता है लर्नर सेंटर्ड। टीचर का मतलब हो गया शिक्षक केंद्रित, जो पहले चलता था, प्राथमिक शिक्षा में यही चलता था ना। पहले टीचर प्रधान होते थे, टीचर मतलब बिल्कुल प्राइम होते थे। अब टीचर प्रधान नहीं होते, अब स्टूडेंट प्रधान है। स्टूडेंट प्रधान है माने क्लासरूम में आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाना है, स्टूडेंट जैसे चाहेगा वैसे आपको पढ़ाना है। वो जमाना चला गया कि टीचर से एक डर होता था। टीचर अगर इस रास्ते से चले गए तो बच्चे मतलब आधा किलोमीटर दूर से ही भाग जाते थे। अगर टीचर आपको आधा किलोमीटर हाफ अ किलोमीटर पे दिख गए तो आधे किलोमीटर से ही आप अपना रास्ता बदल लेते थे कि सर जा रहे हैं मैं इधर से। और अब का जमाना क्या हो गया, अभी आप सड़क पे देख लीजिएगा तो हो सकता है टीचर ही आपसे बच के भागे, क्योंकि हो सकता है आप उनको बोलिएगा सर बड़ा आप अकेले अकेले चाय कॉफी ले रहे हो, हमें तो आप पूछते ही नहीं, क्या फायदा फिर आपसे पढ़ने का। अब तो ये टाइम आ गया, नहीं अगर उनको ट्रीट दीजिएगा तो हो सकता है आपको 10 जगह सर तो कुछ ऐसा करते ही नहीं, मजा नहीं आ रहा सर। तो अब का समय बदल गया। पहले क्या होता था, टीचर सेंटर्ड का मतलब कि टीचर ऑल इन ऑल होते थे। वो डिसाइड करते थे कि मुझे क्लास में क्या पढ़ाना है, मुझे बच्चों को कैसे डील करना है, बहुत तरह की बात है। अब समय के साथ क्या हो गया कि स्टूडेंट को फ्लेक्स, हालांकि ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि स्टूडेंट को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है अपने अकॉर्डिंग चीजों को, यानी इंडिपेंडेंट लर्नर के नाते वो पढ़ता है ना। तो ये अच्छा है, एक्टिव लर्निंग होने लग गया। पहले स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने से भी कई बार डरते थे, पहले के टाइम पे स्टूडेंट क्वेश्चन, अब क्या है कि स्टूडेंट के भी मन में कोई डर नहीं है ना क्लास में, क्योंकि टीचर एक आपका गाइड है। तो एक मित्रवत हो जाता है कि सर ये मुझे नहीं आ रहा समझ, सर ये बताओ आप, है ना। थोड़ा बहुत सम्मान एक कर रहे हो तो नॉलेज की वजह से, बाकी क्या एक फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है क्लास में। टीचर को भी पता है कि स्टूडेंट जो है वो ऑल इन ऑल है, तो मुझे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना है, स्टूडेंट के इतर आके मैं नहीं पढ़ा सकता, है ना। पनिशमेंट वगैरह भी पहले होता था, वो सब भी अब आप डांट धमका भी नहीं सकते, मारपीट तो खैर कर ही नहीं सकते। तो सब चीज अब क्या है कि बच्चों को खुश करते हुए पढ़ाना है ना, कि वो अगर दुखी हो गया फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हो गई है ना। टीचर्स के अगर रोल की बात करें गाइस, कि शिक्षकों का रोल क्या है, तो पहला तो फैसिलिटेटर का रोल है, यानी टीचर शिक्षक की भूमिका आज के यानी समकालीन समय में, कॉन्टेम्पररी टाइम में टीचर का रोल क्या है, तो फैसिलिटेटर, आपको लर्निंग में हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, समय समय पे आपको इवेल्युएट कर दे रहा है, बता दे रहा है भाई क्या आप में दिक्कत है, क्या कमी है, किस चीज को बेहतर करिए। तो ये सारे रोल्स टीचर के हैं। टीचिंग की अगर क्वालिटी की बात करें गाइस, की टीचिंग की क्वालिटी, प्रभावी गुण, शिक्षण की अगर हम गुणों की बात करें कि किस तरह के, तो जैसे कम्युनिकेशन मैंने बोला कि ये टीचर के अंदर जैसे कम्युनिकेशन स्किल तो होना बड़ा जरूरी है, आप एक अच्छे ऑरेटर भी होने चाहिए। एक अच्छा टीचर वही है जो एक अच्छा ऑरेटर भी है, क्योंकि गाइस अगर आप एक अच्छे ऑरेटर नहीं होंगे, एक अच्छे वक्ता नहीं होंगे, तो क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, स्टूडेंट आपसे कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा, कनेक्ट फील करेगा, नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कक्षा प्रबंधन क्या होता है, कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है, क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट भी आसान नहीं है, खास करके बड़े क्लासेस में जहाँ पे सारे बच्चे बहुत मैच्योर हैं और 18+ हैं, उनको किसी का कोई डर नहीं होता। वो क्लास में हो सकता है शांत भी ना बैठे सभी, आप बोर्ड पे लिख रहे हो सब अपना फोन चला रहे हैं, आप क्लास में पढ़ाने जाइएगा सबका सब फोन चला रहा है, कोई आपको देखेगा भी नहीं। आप उसको बोलिएगा कि भाई है ना टेक आउट कॉपी एंड पेन, एक आध लोग डर से निकाल लेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। तो ऐसे में गाइस क्लासरूम मैनेजमेंट, खास करके सीनियर क्लासेस में, कॉलेज कॉलेज वगैरह में तो ये सब आपको बहुत मतलब सीखने की चीज है। वरना आपको लगेगा यार, एक इंसल्ट फील होगा कि यार मैं फिर क्यों पढ़ा रहा हूँ या क्यों पढ़ा रही हूँ, कैसे होगा ये तो मेरा पहला, मतलब कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे क्लास को डील करना है कि 50 मिनट का लेक्चर आपका बेहतर हो, लोग आपको सुने समझे इंटरेक्ट करें, तो ये देखना। लेसन प्लान, जैसे मैंने आपको कल बताया ना, पूरा प्लानिंग बताया कि भाई हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लेसन प्लान
ठीक है, कि कब क्या पढ़ेंगे, कौन से डेट को पढ़ेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए कि हाँ भाई कितना टाइम में हमारा खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल देना, फीडबैक, क्वेश्चन वगैरह, तो ये आपको क्लास में करना चाहिए। इससे क्या है गाइस, ये टीचिंग टीचर्स के एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्वालिटी है, शिक्षक का ये गुण होना चाहिए कि इस तरह की चीजें जो है आपका हो, है ना। इसके बाद गाइस हम लोग एक होता है बैरियर्स टू इफेक्टिव टीचिंग। बैरियर्स का मतलब क्या है, मतलब बाधा। बैरियर का मतलब क्या है, बाधा। तो क्या होता है ना कि हर चीज में कोई ना कोई बाधा तो होता ही है ना। हमारे जीवन में हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बाधा होता है। अगर आपके जीवन में बाधा नहीं होगा तब तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे ना, कुछ ऐसा कर लेंगे कि, तो हम सभी के लाइफ में चैलेंजेस तो होते ही हैं। कोई भी काम करने जाइएगा बाधा होगा। तो टीचिंग भी करिएगा, अच्छा टीचिंग तो बाधा आएगा। किस प्रकार की बाधा आती है वो जान लीजिए। पहला तो पुअर कम्युनिकेशन। अगर आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आपको बोलना नहीं आता तो आप स्टूडेंट्स आपके साथ इंटरेक्ट कभी नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन अगर आपका पुअर है तो उस पर काम करिए, उसको बेहतर बनाइए, ऐसा कि बच्चे आपसे जुड़ना चाहें, बात करना चाहें, आपको सुनना चाहें। तो अगर आपका कम्युनिकेशन यानी संचार अच्छा नहीं है तो दिक्कत है आपके लिए, इस पे काम करना होगा। दूसरा, लैक ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट। यानी मान लीजिए कि आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे आप बोलिएगा सर फिजिक्स पढ़ाइए ना, अब आपको लगेगा सर आप पेपर वन तो ठीक पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, सर एक आप फिजिक्स भी पढ़ा दो। मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा आपको? क्या पढ़ा पाऊंगा फिजिक्स में मैं आपको, मुझे खुद नहीं आता। तो सभी का गाइस एक स्पेशलाइजेशन होता है ना। आपका जो इंटरेस्ट है, अगर वो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे तो शायद बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, पर जो आपका इंटरेस्ट एरिया का नहीं है वो पढ़ाइएगा तो कैसे पढ़ाओगे आप। तो एक तो आपका कमांड भी तो होना चाहिए, इसलिए सभी का एक सब्जेक्ट होता है। मैं इंग्लिश का हूँ, कोई हिंदी का एक्सपर्ट है, कोई मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का, कोई मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का, सबका एक एक्सपर्ट ही है ना, वही तो पढ़ाओगे आप। जहां पे आपको मान लो कि आप हिस्ट्री में कुछ नहीं आता, आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता, उसमें क्या पढ़ाइएगा, कमांड तो। जिस 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 सब्जेक्ट में आपका कमांड है, जब आप वो पढ़ाओगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाओगे, स्टूडेंट्स भी आपसे सेटिस्फाइड फील करेंगे। ओवर क्राउडेड क्लासेस, अब क्लास में 50 होना चाहिए, हो गया 200। कोई ना, अब मान लो कि जहाँ क्लास में ज्यादा भीड़ है वहां तो कोई कुछ भी बोलेगा तो क्लास में गूंजने लग जाता है। अगर क्लास में मान लो 100, 150, 200, 250 बच्चे हैं तो अगर कोई मरमरिंग भी करेगा ना कुछ भी, तो भी क्लास में लगेगा कि लोग बात कर रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि बड़े क्लासेस को कैसे डील आप करोगे, है ना। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, कुछ को हिंदी नहीं आती, तो देखते होता है ना लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने क्या कहा कि हमारे क्लास इंग्लिश में क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी इंग्लिश में करीब करीब जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग आ जाएंगे। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है। अब मान लो कि आप ऐसे क्लास में गए जहाँ पे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, वो इंग्लिश में ही समझते हैं, तो वहाँ इंग्लिश आएगा तभी ना पढ़ा पाइएगा। अब ऐसे क्लास में गए जहाँ हिंदी में ही समझ में आता है, इंग्लिश नहीं आता किसी को, तो इंग्लिश में पढ़ाइएगा तो क्या समझ में आएगा। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि भाषा संबंधित समस्या। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपका जो ऑडियंस है वो किस भाषा को समझता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, कई बार टीचर ऐसे होते हैं जिनमें मोटिवेशन नहीं होता। शिक्षक का भी तो अपना जीवन है ना, उसकी भी तो बड़ी परेशानी होती है। मेरे लाइफ का भी तो दुख दुविधा है, प्रॉब्लम है, समस्या है। तो कई बार मोटिवेशन लैक करता है इस टीचर्स का भी, तो उसका भी प्रभाव बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे आता है। तो ये एक बैरियर है, ये एक बाधा है जो एक अच्छे शिक्षण को रोकता है, एक अच्छा टीचिंग होने से रोकता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि टीचर के लाइफ में कुछ भी चल रहा हो लेकिन उसको हमेशा, मतलब कि आप उसको, क्योंकि टीचर क्या है, एक लीडर है। जैसे मैं इस क्लास को भी लीड कर रहा हूँ, मैं पिछले 50 मिनट से बोल रहा हूँ, मैं इस क्लास को लीड कर रहा हूँ, मतलब इस क्लास का मैं अभी लीडर हूँ। फॉर अ टाइम बिंग आई एम अ लीडर ऑफ दिस क्लास, क्योंकि मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने लीडर को हमेशा ताकतवर देखना चाहते हो, आप कभी भी अपने नेता को कमजोर नहीं देखना चाहोगे। मोदी जी आके रोने लगेंगे तो आपको शायद थोड़ा भाव, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये तो बंदा खुद रो रहा है, ये मेरे लिए क्या करेगा। तो आप, हम देखते हो मोदी जी क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना, ऐसा ऐसा वर्ड यूज क्यों करते हैं। मुंह तोड़ जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। कोई सुपरमैन नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही है, लेकिन एक ऐसा इमेज क्यों बनाया जाता है, आकाश जी अच्छे से बताएंगे, मीडिया वाले। तो ऐसा एक सुपर इमेज क्यों बनाया जाता है लीडर का। क्यों, वो क्या माने कि हमारे तरह दाल रोटी नहीं खाते हैं, उनके लिए खाना क्या माने मंगल ग्रह से आता है। उन्हीं का 56 इंच का सीना है, वही जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, घर में घुस के गोली मार सकते हैं, पाकिस्तान एंड तमाम तरह की बातें। तो लीडर हमेशा ऐसा ही पोर्ट्रे होता है।
कभी किसी लीडर को सुने हो कि उसको डर लगता है, लीडर कोई ऐसा है जो डरपोक है? कभी ऐसा मीडिया में सुने हैं आप? नहीं सुने होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है गाइस कि टीचर भी अपने स्टूडेंट के लिए एक लीडर है, क्योंकि स्टूडेंट देख रहा है कि भाई सर मुझे आगे लेके जाएंगे, सर मुझे बताएंगे कि क्या करना है। पता लगा कि सर खुद डर रहे हैं, सर में खुद डर है, तो वो आपको लगेगा ना कि यार जब सर खुद डर रहे हैं तो ये मेरे क्या बताएंगे, तो खुद कंफ्यूज है ना। तो इसलिए मोटिवेशन यानी कि टीचर की पर्सनैलिटी जो है ना, ये बहुत मतलब ऐसा हो कि आपसे मिल करके किसी का अच्छा लगे, आपसे कोई मिले तो वो अच्छा फील करे, उसको लगे कि यार मैं चार्ज फील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं जीवन में कुछ कर लूंगी या कर ऐसा। तो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल आपका वो पर्सनालिटी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, भले ही आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपका सीना वो 56 इंच वाला जो मोदी जी वाला है वो टीचर के पास भी होना चाहिए। तभी तो स्टूडेंट्स को लगेगा ना कि हाँ भाई मेरे भी टीचर में दम है, ये मुझे आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस इवैल्यूएशन इन टीचिंग। टीचिंग इन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है गाइस कि शिक्षण में मूल्यांकन। आप सभी को पता है गाइस कि इवैल्यूएशन टीचिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। और अब तो आज का जो समकालीन समय में जो कंटेम्प्रेरी टाइम में जो शिक्षा, अब तो इवैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि भैया मतलब कि आपका डेली बेस पे अब मतलब इवैल्यूएशन डेली बेस मतलब नित्य प्रतिदिन। पहले के टाइम पे तो एनुअल एग्जाम होता था, साल में एक बार परीक्षा होती थी, रिजल्ट आता था, बहुत टाइम टेकिंग होता था। आज से मतलब मैं ये बात बता रहा हूँ 2005-6 की, आज से 20 साल पहले एनुअल एग्जाम होता था, साल में एक बार परीक्षा होती थी। फिर जब परीक्षा होती थी तब गाइड आता था, फिर स्टूडेंट पढ़ते थे एग्जाम, मतलब बहुत स्लो तरीके से चलता था सिस्टम। अब क्या हो गया गाइस कि डेली बेस पे आपका परीक्षा है। आज आपने यूनिट टेस्ट दिया, अगले दिन फिर है, फिर परसों है, फिर उसके बाद है, हर दिन मार्क्स आ रहा है, अपलोड हो रहा है, फिर एक महीना बाद आपका सेमेस्टर 1 हो गया, फिर उसका सेमेस्टर 2 हो गया, फिर पता नहीं असाइनमेंट प्रोजेक्ट, मतलब 365 दिन। अभी का एजुकेशन क्यों इतना मतलब एक तरह से हम कह लें कि मतलब फुल्ली इंगेज रहते हैं हम लोग, 365 डेज का काम हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो आराम से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आराम से 2-3 महीने की छुट्टी भी हो जाती थी। और अब क्या है, 365 डेज का लेक्चर प्लान है। एक भी दिन अब टीचर को आराम नहीं है, हर दिन उसके पास काम है, हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाना, नोट्स बनाना, एग्जाम लेना, मार्क्स मतलब, और बच्चों पे भी वो है। तो ऐसे में गाइस जिसको आप फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कहते हो, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जहां पे गाइस डेली बेस पे, इससे क्या होता है कि भाई टीचिंग भी इंप्रूव होता है, बच्चे भी इंप्रूव होते हैं। पहले के टाइम पे साल में एक बार परीक्षा होती थी, साल में एक बार रिजल्ट आता था, तो बच्चे भी तो साल में एक बार पता लगता था हाँ भाई मेरे में ये दिक्कत है। अब क्या है कि डेली बेस पे पता लग रहा है ना भाई मेरे में क्या कमी है। अगर मान लो कि मेरा कोई टॉपिक कमजोर है या मेरे किसी टॉपिक में मेरे को दिक्कत है, तो मुझे अभी पता लग गया, तो टीचर भी उस पर काम करेगा, स्टूडेंट भी काम करेगा। तो इससे क्या है, आपका इंप्रूवमेंट होता है, ऐसा शिक्षा व्यवस्था का मानना है। तो इसलिए फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव मतलब डेली बेस पे इवैल्यूएशन, नित्य जो आजकल चलता है क्लास वगैरह में। दूसरा है गाइस संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव। संकलनात्मक मतलब जो एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है, जिसको आप सेमेस्टर 1 कहते हो कि सर मैंने सेमेस्टर 1 दे दिया, सर रिजल्ट आ गया, सर सेमेस्टर 2 हो गया, सर मेरे फाइनल एग्जाम हो गए, सर मेरा मास्टर्स हो गया, तो फाइनल एग्जाम। संकलनात्मक, अंतिम मूल्यांकन, समेटिव। ठीक है, तो ये मूल्यांकन दो तरह का, मतलब वैसे तो कई तरह के मूल्यांकन होते हैं, लेकिन ये दो मुख्य हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव। ऐसे ही इसमें गाइस एक होता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक का मतलब टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है गाइस कि प्रॉब्लम ढूंढना। जैसे मान लो कि मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये तो मान लो टीचिंग चल रहा है, बट गाइस एक होता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों उनका पेपर 1 में मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, कहां पे आप फंस रहे हो। उस तरह की चीजों को जब हम हाईलाइट करते हैं, उन चीजों को जब पता, दैट्स कॉल्ड डायग्नोस्टिक, निदानात्मक। निदानात्मक मूल्यांकन जहां पे हम प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं कि आखिर बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे से डीआई नहीं बनता, डीआई देख के ही डरता हूं। अगर कोई, मैं अपने एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को मान लो डीआई नहीं आता, डेटा एंटर, तो क्यों नहीं आता, क्या क्या मतलब बेस वीक है या क्या। अगर आप उसको समझ जाइएगा, उस पर काम करिएगा, तो हो सकता है जिसके लिए डीआई बहुत टफ है उसके लिए बहुत ईजी हो जाए, जिसके लिए डीआई बहुत टफ है उसके लिए बहुत ईजी हो जाए डीआई। और ऐसा ही होता है, टीचिंग तो यही है ना। टीचिंग का मतलब क्या है कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसी चीज में आपको मास्टर बना देना, जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसी में आपको मास्टर बना देना, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। तो जिस चीज में डर लग रहा है वो पता कैसे लगेगा, इवैल्यूएशन के थ्रू, मूल्यांकन के थ्रू वो पता लग जाएगा, अच्छा इसमें आप कमजोर हो तो इस पे काम करो। तो डायग्नोस्टिक, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, टीचिंग लर्निंग
प्रोसेस की अगर हम बात करें गाइस कि पूरे इस प्रोसेस में यानी कि शिक्षण और अधिगम की पूरी प्रक्रिया में कौन कौन लोग आते हैं, तो टीचर, ऑब्वियसली टीचर के बिना कैसे चलेगा क्लास, स्टूडेंट के बिना नहीं चलेगा। कंटेंट होना चाहिए। मैं और आप तो क्लास में, बट कंटेंट ही नहीं है तो क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको। मेरे और आपके साथ एक कंटेंट भी तो होना चाहिए। 1 घंटे का लेक्चर है तो कंटेंट भी तो होना चाहिए। बिना कंटेंट के क्या पढ़ाएं, क्या क्या पढ़ लेंगे हम लोग। मेथड कंटेंट है लेकिन उसको डिलीवर भी ऐसा हो कि मजा आ जाए। कंटेंट की डिलीवरी ऐसी हो कि मजा आए, एंटरटेनिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, समय का पता ना लगे, बोर फील ना करें, और लास्ट में फीडबैक। तो ये 5 जो है ना टीचिंग लर्निंग के कंपोनेंट्स हैं। फीडबैक यानी क्लास के अंत में या कोर्स के अंत में ये भी पता लगे कि बच्चों ने कितना आपके सब्जेक्ट में कमांड किया, कितना हासिल किया, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, और कैसे आगे इंप्रूवमेंट यानी बेहतर हम कर सकते हैं। तो इन चीजों का ये पूरा मिलकर टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे शिक्षक है, विद्यार्थी है, सामग्री है, पठन पाठन की सामग्री है, मेथड यानी विधि है, और मूल्यांकन, फीडबैक, प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि। तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि हमारा जो है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है बनाता है। ठीक है। इसके बाद ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी वगैरह है। तो कई कई तरह की चीजें हैं, उसको भी हम करेंगे कल के क्लास में। तो आज की क्लास में गाइस मैंने आपको जो बहुत सारी बातें बताई, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारा कंटेंट टॉपिक है, वो हमने किया। डेली हमारी क्लास लगती है, कल फिर 10 बजे लगेगी। तो हर दिन हम करते हैं। 1 यूनिट में मैं कोशिश करता हूँ 1 हफ्ते में कर दूँ। तो आज पहला दिन है, 7 जुलाई से पहले पहले आपका ये हो जाएगा। तो 1 हफ्ते में 1 यूनिट होता है। बाकी गाइज क्योंकि हमारा ये बैच नया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज आप उनको जरूर मेरा नंबर या क्लास का लिंक जरूर शेयर करके जोड़िएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या जो भी नॉन यूजीसी नेट कर रहे हैं, परेशान है, उनको आप जरूर रिकमेंड यानी क्लास में कनेक्ट करिएगा। ठीक है। आप क्लास में कनेक्ट करेंगे, निश्चित रूप से वो आपको धन्यवाद बोलेंगे। आने वाले टाइम में वो आपको धन्यवाद जरूर बोलेंगे, ये बात पक्की है। तो प्लीज आप ऐसा करें। ठीक है। बाकी आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज आप बताएं। सर एक बार इससे मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दीजिए। हाँ जी। पीडीएफ वगैरह कौन से ग्रुप में है, क्योंकि जिस ग्रुप में लिंक आया है उसमें तो कोई पीडीएफ नहीं आई है रिसेंट में। आपका नाम क्या है मैम? लक्ष्मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए मैम, ये आ गया, इस पे व्हाट्सएप करिएगा आप 9582444090। मैसेज बॉक्स में आ गया ना, 9582444090। नोट्स के लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है, हालांकि जो जनरल ग्रुप है उसमें भी मैं कभी कभी डाल देता हूँ, उसके लिए ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ना, व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप या फोन जो भी आपको जब समय लगे तो एक बार बात कर लीजिएगा।